हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म CCC बाय FHD मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज की इस क्लास में आप सभी लिब्रियोफिस कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में बहुत सारे फार्मूलों से भी सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने लिखे हैं जिनको हम अभी विद प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर दिया गया है सम का। तो देखिए, जो सम फंक्शन होता है इसका यूज क्या है। अगर हमें किसी वैल्यू को जोड़ना होता है, मीन अगर हमें एडिशन करना है, ठीक है ना, तो हम सम फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम आ जाते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सम फंक्शन का यूज आप किस प्रकार से करते हैं। तो जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ बच्चों के नाम नोट डाउन किए हैं और उनके यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ये आपका नेम हो गया। तो यहाँ पर मोहन के जो मार्क्स हैं हिंदी में वो 68 हैं, इंग्लिश में 80 हैं, मैथ्स में 74 हैं, साइंस में 58 हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, इन सभी का योग चाहते हैं, यानी टोटल नंबर कितने हैं मोहन के, वो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स में चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो सम फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसे भी दे सकते हैं या फिर एक रेंज बना सकते हैं। अब रेंज क्या होता है, तो पहला वाला सेल, ठीक है, और इसके बाद में अब आप यहाँ पे इसको या तो आप ऐसे सेलेक्ट करते चले आओ, लास्ट तक यहाँ पर छोड़ दीजिएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तब भी आपका काम हो जाएगा। एंटर प्रेस कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि आप इक्वल लिखो, सम लिखो, ब्रैकेट को स्टार्ट करो और देखो यहाँ 68 किस में लिखा गया है, इसका सेल का एड्रेस क्या है, ऊपर कॉलम B है और रो नंबर 3 है, तो B3 आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलन यूज करेंगे और साइंस में ऊपर E दिया गया है, आगे 3 होगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मार्क्स टोटल आ चुके हैं। यानी सम फंक्शन क्या करता है, नंबर को ऐड करता है। फार्मूला कैसे लगाया, इक्वल सम, यहाँ B3 लिखा गया है, कॉमा के साथ कॉलन के साथ E3 लिखा गया है। अगर आप कॉमा का यूज यहाँ पे करेंगे तो पता क्या होगा, कॉमा का यूज करते ही केवल B3 और E3 को ऐड करेगा, बीच के जो यहाँ पे सेल हैं उनको ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे 126 ही आए, क्योंकि इसने साइंस के नंबर को जोड़ा और इसने हिंदी के नंबर को जोड़ा। तो कॉमा नहीं लगा सकते हैं, कॉमा लगाएंगे तो सभी को कॉमा लगा के फिर डालना पड़ेगा। जैसे B3 भी डाला कॉमा लगा के, फिर आपको C3 डालना पड़ेगा कॉमा के साथ में, तब जाके जोड़ पाएगा सबको। बट इसलिए हम एक रेंज बनाते हैं और हमेशा रेंज के लिए कॉलन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे B3 कॉलन E3, तो एक रेंज बन गई है। अब इसके बीच में जितने भी सेल होंगे सभी को ऐड कर देगा और यहाँ पे 280 आ चुका है। ठीक है, अब देखो नीचे जितने भी आपके यहाँ पे आपने लिखे होंगे नाम बच्चों के, उनको आप यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस कोने पे आप आएंगे, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट बनेगा, आप ड्रैग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 295 नंबर इस बच्चे के आए हैं। तो ये तो आपने सम देख लिया कि भाई कैसे हम सम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा होगा वो है मिन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, मिन। तो जो वैल्यू आपके सामने दी जाएगी उसमें क्या करेंगे, उसमें मिनिमम वैल्यू आप पता लगा पाएंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मीन सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे आप ज्ञात करेंगे, आपको फिर से आना पड़ेगा लिब्रियोफिस कैल्क में और हम यहाँ कैल्क में आ चुके हैं। अब देखो, हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो नंबर लिखे गए हैं ऊपर की रो में, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, MIN में लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे रेंज बन गई B3 कॉलन E3, यानी इसके बीच में जो B3 है और E3 है, इसके बीच में जितने भी रोज आएंगे, जितने भी आपके सेल आएंगे, उन सब पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 58 है। देखो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 58 है। तो यहाँ पे मिनिमम हमें दे दिया है। तो इस प्रकार से हम मिनिमम निकाल सकते हैं और ऐसे ही मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। तो आप एंटर प्रेस कर दो, मैक्सिमम कितना है, इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 80 है, तो वो यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम भी आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ में।
तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम के बारे में भी बता दिया है। ये क्या करेगा, जो वैल्यू दी होगी आपने उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको बताएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब देखिए जो प्रोडक्ट होता है ये क्या करता है, ये करता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना है तो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, तो हम यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कराना है मल्टीप्लाई। तो देखिए हमने ये बना के रखा है आपके लिए। जैसे मान लिया यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे कोई भी आइटम, जैसे कभी आप बिल बनाते हैं तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट के नाम डाले। यहाँ पे कीबोर्ड किसने लिया, फिर माउस किसने लिया, कीबोर्ड का रेट है 250, माउस का रेट है 150, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, मान लिया कीबोर्ड किसी ने 5 मांगे हैं तो 5 दिए आपने। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन आप ये निकालना चाहते हैं कि कितने रुपए के हुए हैं कीबोर्ड, ठीक है। तो आप इक्वल लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। इस सेल का एड्रेस 250 का B3 हो गया, कॉलन और C3 हो गया, एंटर प्रेस कर दो तो 1250 रुपये आ गए हैं, ठीक है। इनको यहाँ से अलाइन कर देंगे सेंटर में, 1250 आ गए। इसका भी निकाल सकते हैं या फिर आप ड्रैग कर सकते हैं। इक्वल लिखना है, फिर से देख लो एक बार, प्रोडक्ट आपको लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। इसका जो नेम है वो है B3। अब ये मुझे कैसे पता लगा, इसका B4 है, कैसे पता लगा, तो देखो 150 लिखा, इसके ऊपर कौन सा कॉलम है, B है, और 150 के सामने रो कौन सा है, 4 है, तो V4 हो गया। यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे और इसके बाद में C4 आप लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ चुका है 750 रुपये। तो इस प्रकार से हम टोटल कर सकते हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे टोटल करना है तो यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम मर्ज कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है। टोटल आप लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट या कुछ भी आप जो चाहें। अब यहाँ पे टोटल करना है, इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, क्योंकि टोटल के लिए आपने सीखा है सम होता है, और दोनों को आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ 2000 आ चुका है, तो टोटल कितना आ चुका है, 2000 अमाउंट आपका यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा। लो, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब जैसे ही आप क्वांटिटी को चेंज करते हैं या रेट को बदल देते हैं तो ये सब बदलेगा। जैसे आपने ये 250 की जगह 240 में लगा दिया तो फिर 1200 के हो गए और 1950 बना। अगर आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 6 कर दिया, तो 2190 हो गए। तो इस प्रकार से चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर सेल का एड्रेस डाला है। तो उस सेल में जो लिखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला है वो हमें आंसर देगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये प्रोडक्ट आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एवरेज का औसत ज्ञात करेगा, ठीक है ना। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फिर से वापस आना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे औसत आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिखे हैं बच्चों के, जैसे यहाँ लिखा मोहन, और हिंदी में इसके 68 नंबर आए, इंग्लिश में 80 आए, 74 हैं, साइंस में 58 हैं, और इसका एवरेज 70 आया है। तो इसको हम हटा देते हैं, दोबारा से हम लिखते हैं आपके सामने फार्मूला। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और एवरेज फार्मूला को टाइप करेंगे। एवरेज को हमने टाइप किया। अब इसके बाद नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसा भी बोला जा रहा है, बट आप क्या करोगे, रेंज बना दो। आप यहाँ सेलेक्ट कर लो और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, साइंस तक, ठीक है, और इसके बाद क्लोज करो, एंटर। तो यहाँ पे इसका एवरेज कितना आ गया है, 80 आ चुका है, 70 आ चुका है। इसका एवरेज कितना है, 70 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 68 को ऐड किया, सेलेक्ट किया, 80, 74 और 58, यानी हमारा E4 तक सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे E 11 तक, सॉरी 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी हम 11 में काम कर रहे हैं, तो E11 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका औसत हमें पता लग गया है कि इसका भाई औसत कितना है। एक और नंबर देख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा सुरेश, इनके कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो इक्वल लिखेंगे, एवरेज यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट को लगाएंगे। इस सेल का एड्रेस क्या है, 84 का, ऊपर देखो B है, या यहाँ क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया आपने, कॉलन का यूज़ कर दो, B12 यहाँ पे आ चुका है। अब देखो साइंस का हमारा यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो E12 आ चुका है और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसका एवरेज कितना आया, 65.5 आया है इसका एवरेज। इसका औसत आया है 65.5। तो ये औसत निकाल दिया है। औसत कैसे निकलता है आपको पता है,
औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाते हैं। औसत ज्ञात करना है आपको, तो औसत ज्ञात करने के लिए आपको, जैसे मान लिया आप किसी के नंबर हैं 4, ठीक है ना, उसके बाद में 5 और उसके बाद में यहाँ पे फिर से कर देते हैं 4 या फिर यहाँ पे कर देते हैं 5, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन सब का योग करना पड़ेगा औसत के लिए, इन सब का योग, तो 4 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका योग 14 आ गया, अपान यानी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, जितने नंबर होंगे, तो 1 नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 3 से आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एवरेज निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ 6 कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 कर देते हैं तो 6 और 5 11 और 4 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 15 आ चुका है। अब आसानी से आप समझ सकते हो, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आया 5, यानी एवरेज कितना है 5 है, औसत कितना है 5 है। तो हमेशा याद रखना है औसत में नंबर को हम ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उनसे ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 5 और 6 को आपने ऐड किया और फिर 1 2 3 3 नंबर हैं, 3 से भाग कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। एक और फार्मूला आता है एग्जाम में फ्लोर करके, फ्लोर और सीलिंग आता है, तो इनका भी मतलब समझ लेते हैं, फ्लोर और सीलिंग कैसे काम करेंगे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम फ्लोर पर आते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है फ्लोर 58,6, ऐसे कुछ सवाल आपसे बनता है। अब पूछेंगे कि भाई इसका सही जवाब क्या होगा, फ्लोर 58,6 की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना है हमेशा जो फ्लोर फंक्शन होता है इसमें हमें देखना क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल लगाते हैं, फ्लोर लिखते हैं, 58 लिखते हैं, कॉमा के साथ 6 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे होता ये है कि 6 से डिवाइड करना होता है हमें इस 58 को, तो 6 से 58 डिवाइड होता नहीं है, कटेगा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर या तो हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे, यानी या तो हम 58 से अबव चलेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे ऊपर और उस वैल्यू को देखेंगे 6 से काट करके, या कम में चलेंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाना है नीचे जाना, तो अगर फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब फर्श होता है, तो फर्श का मतलब नीचे होता है, तो फ्लोर अगर दिया है तो हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, यानी हमें जो है घटते क्रम में आना है, और सीलिंग दिया है तो बढ़ते क्रम में जाना है। तो क्या 6 से 58 कट जाएगा, आपने कहा नहीं सर, तो फिर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 6 से कट जाए, ठीक है। तो 58 के बाद अगर हम घटते क्रम में देखें तो 59 आता है, तो क्या 59 डिवाइड हो जाएगा, आपने कहा सर नहीं होगा, तो फिर कौन सा नंबर होगा, तो कैसे पता लगाओगे कि भाई कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, एक टेबल भी आप इसके लिए लिख सकते हैं। आप 6 का टेबल लिख लीजिएगा, 6 का टेबल क्या होता है, तो 6 का अगर आप टेबल लिख लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप 6 का टेबल लिख लीजिएगा। जैसे 6 कम 6 होता है, 6 दूना 12 होता है, 6 तिया 18 होता है ना, 24 हो गया, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चरंग 36 हो जाएगा, 6 सते 42, 6 टे 48, 54 और 60, ये हो गया आपका। तो आपने 6 का पहाड़ा यानी 6 का टेबल लिख लिया। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन क्या था, 58 क्या डिवाइड होगा 6 से, अगर नहीं होगा तो इससे कम कौन सी वैल्यू होगी जो डिवाइड हो जाएगी। तो 58 से कम कौन है, देखो भाई ये तो 60 ज़्यादा हो गया 58 से, है ना, और 54 ये कम है, इसके बीच में ही तो आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 58 आएगा। तो 58 से हमें क्या करना है, फ्लोर दिया है तो कम देखना है, कम कौन सा है 54 है, ज़्यादा कौन सा है 60 है। तो अगर फ्लोर दिया है तो ये वाला सही हो जाएगा 54, क्योंकि 54 अगर होगा तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कम अगर फ्लोर दिया है तो ये आंसर हो गया, और अगर सीलिंग दिया है तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है फ्लोर, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 54। और जब आप देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब इसको अप्लाई करोगे फार्मूले को, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। हमने लिखा फ्लोर 58,6, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 54 आ गया है। तो इसने किया क्या, इसने ये किया कि भाई अगर 58 नहीं डिवाइड हो रहा है कोई बात नहीं है, हम इससे नीचे जो पहला नंबर होगा वो आपको आंसर में बताना है। तो फ्लोर दिया था इसलिए इसने 59 को चेक किया, वो भी नहीं हुआ, तो 54 को फिर चेक किया तो 54 आपका 6 से डिवाइड हो गया है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। एक और हमने रखा है, अगर नहीं समझ आया है तो दूसरा और समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है फ्लोर 36,4, तो यहाँ पे लिखूंगे इक्वल
और FLOOR फ्लोर 36,4। अब एंटर प्रेस करेंगे तो 36 ही आ गया है। क्यों? तो याद रखना है, अगर 36 जैसे यहाँ दिया था और आगे 4 दिया था, तो इस 4 से मुझे डिवाइड करना था 36 को, 4 से 36 को डिवाइड करना था। अगर वही नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वही आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना, अगर फ्लोर दिया है या सीलिंग दिया है तो हमें ऊपर या नीचे बढ़ना ही नहीं है। जब वही नंबर डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे 36 ही यहाँ पे डिवाइड हो गया 4 से, तो वही हमारा आंसर हो गया है। फिर 125 11 देखते हैं, इक्वल फ्लोर 125, 11। अब इसको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है 125 को, तो 125 11 से डिवाइड होगा नहीं। तो फिर फ्लोर दिया है तो इससे कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो एंटर प्रेस करोगे, ऐसा वो नंबर है 121, यानी 121 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी वही आप पहाड़ा लिख सकते थे, है ना, पहाड़ा लिख करके भी आप इसमें काम चला सकते थे। जैसे एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे था 125 और 11 से आपको डिवाइड करना था, तो 11 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 11 का आपको टेबल लिखना है। 11 एकन 11 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 तियाँ 33 होता है, 11 चौक 44 होता है, 11 पंचे 55 होता है, 11 छंग 66 होता है, 11 सतह 77 होता है, फिर 88 हो जाएगा, है ना, फिर 99 हो जाएगा, फिर 11 दशामन 110 हो जाएगा। अब 11 11 121 होता है, 11 12 132 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब मुझे आ जाना है फिर से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या था, 11 और 125, तो 125 को डिवाइड करना है 11 से, वो तो होगा नहीं। तो 125 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी, अब इसमें आप पता लगा सकते हो। तो जब आप यहाँ पे आए हो और आपने 11 का टेबल लिखा, तो 121 यहाँ लिखा है, 132 यहाँ लिखा है, इसी के बीच में तो 125 है ना, 125 इसी के बीच में था। अब जरा बताओ, 125 तो डिवाइड होगा नहीं 11 से, ठीक है, बढ़ते क्रम में हम देख नहीं सकते हैं, तो इससे नीचे वाला पहला संख्या 121 ही तो है, यही 11 से कट जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 121 आपका आंसर हो गया है, यानी 121 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको लगाते हैं, अब देखो इसको अगर हम लगाते हैं यहाँ पे 125 वाले को इक्वल करेंगे, फ्लोर करेंगे 125, 11, तो यहाँ पे 121 आ चुका है। अब एक्सेल में या लिब्रा ऑफिस कैल्क में करना तो बहुत आसान है, आपको फार्मूला टाइप करना है और आंसर आ जाएगा। बट जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ पर ये सवाल आता है, तो फिर उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर इस सवाल का आंसर आ कैसे रहा है। कॉन्सेप्ट पता लगेगा तो बहुत आसानी से आप कर जाओगे। ठीक है, ये तो आपको फ्लोर समझ में आ गया कि भाई फ्लोर क्या करता है। सेम सीलिंग है, सीलिंग सेम ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक सीलिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल, यहाँ लिखते हैं सीलिंग, और यही ले लेते हैं 136 वाला 36,4, यही ले लेते हैं 36,4। ओके, अब एंटर प्रेस करेंगे तो 36 ही आया, क्योंकि वो तो वही नंबर कट रहा है। मैंने बोला था कि चाहे सीलिंग हो या फ्लोर हो, 36 अगर मतलब वही नंबर डिवाइड हो रहा है तो फिर ऊपर या नीचे देखना ही नहीं पड़ेगा। तो नंबर चेंज करते हैं, 36 की जगह 7 कर देते हैं, या हाँ 7 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो 37 करते ही इसने 40 बताया सीधे, यानी 37 किया। तो अब 37 से नीचे तो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीलिंग दे रखा है, तो सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, छत होती है, तो हमें ऊपर की तरफ देखना है, यानी हमें बढ़ते क्रम में देखना है। और 37 से ऊपर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी टेबल आप लिख सकते हैं। अगर आप 4 का टेबल लिखेंगे तो ये चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो एक बार हम दिखाते हैं, 4 का टेबल यहाँ लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, देखो आपको लिखना है 4 का टेबल, और इससे आप समझ सकते हो, बस उसी का आपको टेबल एक बार लिख लेना है, तो बहुत ही क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ 4 का टेबल लिखेंगे तो 4 एकन 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 तियाँ 12 होता है, 4 चौको 16 है, 4 पंचे 20 है, 4 छंगा 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 नेम 36, 4 दशामन 40 होता है, यही तो है। ठीक है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, सीलिंग था, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, सीलिंग 37,4, सीलिंग 37,4 ये था हमारा क्वेश्चन।
ठीक है। तो 4 से 37 तो डिवाइड होगा नहीं, और सीलिंग दे रखा है तो ये बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। तो 37 से ऊपर ऐसी कौन सी वो नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसका पता लगाएंगे यहाँ पे। तो 4 का टेबल लिखा हमने, यहाँ देखो 37 किसके बीच में आता है, ये समझो 37 कहाँ पे आता है। तो आपने कहा सर 40 और 36 के बीच में 37 आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। यानी 40 और 36 के बीच में आएगा 37, ठीक है। तो 37 से नीचे तो मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि सीलिंग लिखा है। तो 37 से ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, इसके बाद 40 आएगी सीधे। तो 37 के बाद अब 40 ही वो नंबर ऐसा होगा जो 4 से डिवाइड होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 40 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 40 हमारा करेक्ट आंसर है। और जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, इस फार्मूले को, जैसे मैंने लिखा सीलिंग 37,4 और यहाँ पे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर भी 40 ही आपको दिखाएगा, 40 आ रहा है। तो सीलिंग और फ्लोर दोनों सेम कंसेप्ट के साथ काम करते हैं, बस फ्लोर में आपको नीचे की तरफ घटते क्रम में देखना है और सीलिंग में बढ़ते क्रम की तरफ देखना है, बस दोनों में यही छोटा सा एक अंतर है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अब आपका सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, अब हम राउंड पर चलते हैं। राउंड फंक्शन हमारा कैसे काम करता है, तो देखिए राउंड में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा हम ये समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे आपने लिखा इक्वल और यहाँ लिखा राउंड, ठीक है। और यहाँ लिखा अगर आपने 526.69 2,1 ये लिखा आपने, अब इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो 526.692 1 लिखा है, इस 1 का मतलब ये हुआ कि डेसिमल प्लेस एक ही रखना है। 1 यानी कॉमा के बाद जो वैल्यू दी होगी उतना ही डेसिमल प्लेस रखना है। अभी आप बोलो कितना है, तो आपने कहा सर अभी तो 3 स्थान तक यहाँ पे दिया गया है, हमको केवल यही रखना है, एक ही स्थान रखना है। तो हमें 9 और 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप किसी नंबर को हटाएंगे, वो नंबर अगर 5 है यानी 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, तो +1 करना पड़ेगा जो नंबर बचेगा शेष उसमें। और अगर 5 से वो छोटा है तो +1 नहीं किया जाएगा, ना ही माइनस किया जाएगा। तो इसको तो हम यहाँ लिख लेंगे 526 दशमलव यहाँ लिख लेंगे, 2 को यहाँ से हटा दिया, 9 को भी हटाया। लेकिन जब आप लास्ट में 9 को हटाएं तो आप ये देखें कि भाई 9 तो 5 से बड़ा है, तो +1 करना पड़ेगा किसमें, जो शेष बचेगी, तो 6 में +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 526.7 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में ये राउंड फंक्शन हमारा काम करेगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इस के लिए हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं और उनसे आप क्या समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे राउंड के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ है राउंड 25.354 1। तो अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, इक्वल लिखते हैं, ROUND राउंड लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 25.354 1 और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 25,4 आया है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर इसका आंसर 25,4 आया। कैसे आया, देखो राउंड दिया है 25 दिया है, 0.354 दिया है और ,1 दिया है। हमें 1 रखना है, मतलब एक ही स्थान रखना है हमें डेसिमल के बाद, यानी 3 को ही रखना था। अब 4 को यहाँ से हटाना था, तो 4 को हटाया, ठीक है। फिर आपने 5 को हटाया। जब आपने 5 को हटाया तो मैंने बोला था कि जो नंबर हम हटाएंगे सबसे बाद में, वो अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप हटा रहे हैं, तो देखो 5 आ गया है, तो 3 में +1 कर देना, 4 हो जाएगा। तो 25.4 इसका आंसर आ जाएगा और वही आपके सामने है। आई होप समझ में आया होगा, 25.4। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है अगला वाला, इसमें लिखेंगे इक्वल ROUND राउंड लिखेंगे 365.646, 2। अब देखो इसका क्या होगा, यहाँ पे कॉमा के बाद 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमें डेसिमल प्लेस 2 रखने हैं। अगर कॉमा के बाद 4 लिखा जाएगा तो 4 लिखने हैं, 3 लिखा जाएगा तो 3 लिखने हैं। प्रेजेंट टाइम में डेसिमल प्लेस की वैल्यू हमारी 3 है ना, दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं। हमें रखनी कितनी है, हमें रखनी है 2, यानी हमको हटाना किसको है, हमें 6 को हटाना है। तो हम यहाँ से 6 को जब हटाएंगे तो +1 आगे हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने 6 को हटाया, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ देखो मैंने कितने ज़्यादा 0 0 कर दिए, सॉरी इसके लिए। तो 365, ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे, और 646 था, ये था आपका। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 365.65 आ जाएगा। 0.65 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 6 को हमने हटाया तो +1 हो गया 4 में,
+1 हो गया 4 में, तो इसलिए 6 और 4 यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 355 और 0.654 कामा 0। अब इसको ध्यान से समझना, इक्वल लिखा हुआ है, राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 355.654 कामा 0 लिखा है। इसका मतलब हुआ कि डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। अभी 3 स्थान हैं, हमें तो एक भी नहीं चाहिए, तो सबको हटा दो, क्या दिक्कत है। बट ध्यान वही रखना है, जो सबसे लास्ट में हटाओगे वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो +1 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 6 दिया गया है, तो ये +1 करके कहाँ लाएगा, ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू पे 5 में +1 कर देगा, ये ध्यान रखना है। तो जैसे एंटर मारोगे यहाँ 355 की जगह 356 हो जाएगा। देखो यहाँ 356 हो चुका है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ जब 0 लिखा है कि हमें भाई डेसिमल प्लेस चाहिए नहीं, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, और जो लास्ट नंबर होगा अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो +1 होगा। अच्छा, अगर ये नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, तो लास्ट बाकी 5 है, बीच में 5 है, या फिर लास्ट में भी हम 6 कर देते हैं, तो ये सब नंबर तो 5 से ज़्यादा है, बट लास्ट वाला 4 है, तो +1 होगा क्या, नहीं होगा, तब 355 ही रहेगा। अगला एक और देख लेते हैं, इक्वल राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया 364.254 और फिर से कामा 0, यहाँ पे देखो फिर से कामा 0। इस बार हमने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर यहाँ पे लास्ट में 5 से बड़ा नहीं होता है तो सेम वही रहेगा, वो मैंने पहले भी समझा दिया। तो इसका 364 ही आने वाला है, 364 इसका आ गया, क्योंकि इसके तीनों ये डेसिमल प्लेस हमें हटाने पड़ेंगे, और लास्ट वाला हमारा 2 था, तो +1 हमें नहीं करना होगा। अब माइनस पर आ जाते हैं, क्योंकि माइनस वाले भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो 684.124 कामा -2 यहाँ लिखते हैं। अब देखो ये -2 क्या करेगा, -2 का ये मतलब होगा कि डेसिमल प्लेस से पहले वैल्यू को राउंड ऑफ करना। अभी तक हम लोग प्लस में थे तो डेसिमल से बाद में राउंड ऑफ करते थे, बट अब पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और -2 क्या बोलेगा कि हमें ये 2 स्थान हटाने हैं, मतलब 4 हटाना है और 8 हटाना है, 4 और 8 को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और पॉइंट के बाद तो अपने आप ही हट जाएगा, तो हमें ये 2 स्थान हटाने हैं, रूल वही है। 4 को हटाएंगे तो यहाँ 0 अब आएगा, 4 के स्थान पर 0 आएगा, से 8 को हटाएंगे तो इसके स्थान पर 0 आएगा, लेकिन 8 चूंकि 5 से बड़ा है तो 6 वाले में +1 कर देगा, तो 700 इसका आंसर आ जाएगा। वही आपके सामने है 700, ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ पे फिर से लिखेंगे इक्वल, यहाँ लिखेंगे राउंड, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा। आपने 5 4 7 लिखा, इसमें पॉइंट के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, तो कॉमा सीधे लिखा गया है और -3 किया गया है। अब ये कहते हैं कि राउंड ऑफ करो 3 स्थान तक, यानी -3 है तो 7 भी 0 होगा, 4 भी 0 होगा और 5 भी 0 होगा, और सबसे लास्ट में क्या है 5 है। तो सोचो क्या होगा, अगली संख्या में +1 होगा, 5 से आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो आप उसे 0 मान लो, और 0 में +1 कर दो तो 1 आ जाएगा, तो 1 आगे 000 एंटर प्रेस करोगे तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जरा इस प्रकार से समझा देते हैं। 5 4 7 है, 5 4 7 है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो 5 4 7 को कैसे हल करना है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। यहाँ लिखिएगा इक्वल राउंड 5 4 7 कामा -3 है, ये है। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो डेसिमल से पहले ये जो 3 अंक हैं, इन तीनों को राउंड ऑफ कर दो, तो 7 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 4 के स्थान पर 0 हो जाएगा, और 5 के स्थान पर भी 0 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि 3 जब हमने लिखे माइनस में, तीनों हमने हटा दिए, लास्ट में क्या हटाया 5 हटाया, और हमने कहा था अगर 5 के बराबर या बड़ा है तो +1 होगा, तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो +1 कर दो, यहाँ 0 मान लो, +1 यहाँ कर दो, तो अब 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे आंसर मिला है आपको 1000 का। एक और देखते हैं -5 वाला, इक्वल 6 5 4 7 कॉमा -5, इसको देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, वैल्यू हमारे पास 4 डिजिट तक है, ये कह रहे हैं कि 5 तक राउंड ऑफ करो, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। 7 को हटाया 0, 4 को हटाया 0, 5 को हटाया 0, 6 को हटाया 0, ठीक है। अब 6 को हटाया तो 0 आया, बट 6 5 से बड़ा है तो +1 आगे चला गया, यानी 5वें स्थान पर 1 है, और ये कह रहे 5 तक हटाओ, तो 1 जब 5वें स्थान पर आया उसको भी हटा दिया, जब उसको भी हटा दिया तो सब 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या आया, एरर फाउंड कर रहा है कुछ, ठीक है। मैं दोबारा से टाइप करता हूँ, इसमें कुछ एरर आ गया है। इक्वल लिखते हैं, राउंड लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 6 5 4 7 कॉमा -5
ब्रैकेट स्टार्ट एंटर, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। अब इसको फिर से एक बार हम समझते हैं। तो 6547 है, 6547 यहाँ पे दिया गया है, देखिए 6547। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसको पहले लिखते हैं 6547 कामा -5 दिया गया है। आप काउंट करो 1 2 3 4, 4 ही स्थान दिए हैं, ये करें 5 स्थान तक राउंड ऑफ करो तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 5वां 0 अभी कर लो, क्या दिक्कत है। अब 7 को हटाया 0, 4 को हटाया 0, 5 को हटाया 0, 6 को हटाया 0, 6 के कारण +1 यहाँ हो गया क्योंकि 5 से बड़ा था। अब +1 यहाँ हो गया और ये करें 5 तक हटाओ तो हम +1 को भी अब राउंड ऑफ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर सब 0 0 आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये राउंड वाला भी आप समझ चुके हैं। अगला है नॉट फंक्शन। ये नॉट फंक्शन कैसे काम करता है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। नॉट फंक्शन कैसे काम करेगा, तो नॉट फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट क्या करेगा, अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स वैल्यू होगी उसको ट्रू कर देगा। जैसे नॉट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 10 > 11, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वल नॉट 10 > 11, तो बताओ जरा ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। 10 11 से बड़ा है ऐसा यहाँ बोला गया है, जबकि फॉल्स है, ये बड़ा नहीं है, लेकिन नॉट लग जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। आ गया ट्रू, क्योंकि नॉट लग गया था। अगला देखो, नॉट लिखेंगे यहाँ पे और 15 > 10, 15 10 से बड़ा है, बात सही है, बट नॉट लग गया तो ये फॉल्स कर देगा, तो ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर दिया, बहुत सिंपल है। इक्वल यहाँ नॉट लिखो, ब्रैकेट को स्टार्ट करो, 25 > 70, नहीं लेस देन 70। अब देखो 25 जो है वो 17 से छोटा है, तो ये बात तो फॉल्स है, लेकिन ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा, फॉल्स वैल्यू को ट्रू करेगा, ये नॉट फंक्शन, ये थोड़ा सा आप सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है इफ़। क्या दिया गया है, इफ़ दिया गया है। इफ़ क्या होता है, कंडीशन के साथ जब हम काम करते हैं तो इफ़ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ फंक्शन का यूज़ हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मुझे अगर हम ये चाहते हैं, हम अगर ये चाहते हैं, मान लिया चलो हम पास फेल चाहते हैं कि भाई बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नंबर बच्चों के दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट निकाल लेंगे। पहले इफ फंक्शन लगाने से पहले हम परसेंट निकाल लेंगे एक बार, ताकि पास फेल का क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ में आए। तो इक्वल यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट निकालने के क्या करेंगे, टोटल नंबर जितने बच्चे का है वो आप लिखेंगे, है ना, स्टार का सिंबल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको 100 लिखना है और डिवाइड बाई जितना पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ही सब्जेक्ट है, तो हम 400 यहाँ लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे का परसेंट कितना आया, 70% आया। तो वो 70% यहाँ पे स्कोर बच्चे का हुआ है। अब क्या करना है, 70% आप आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं परसेंट कितना आया, 70% आया। अब यहाँ पे रिजल्ट में हम पास फेल उसको दिखाना चाह रहे हैं, भाई बच्चा पास हुआ है कि फेल हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। अब देखो जरा, इफ़ हमने यहाँ लिखा तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि जो परसेंट है इसी से तो हम पास फेल बताएंगे। 33% में बच्चा पास होता है, 33 से नीचे होगा तो फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ और इस सेल में क्लिक कर देंगे, ये सेल का एड्रेस। अब लिखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल है कितने से, 33 से। तो कॉमा के साथ जो वैल्यू हम दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं पास, तो पास कर दो, ठीक है। और कॉमा के साथ अब अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो क्या करोगे, डबल कोट्स में हम लिख देंगे फेल। भाई अगर फॉल्स वैल्यू है यानी ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो इसको आप फेल कर दीजिएगा। तो अभी ये बच्चा पास हो चुका है, अभी क्या हुआ, पास हो गया है। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे इफ लगाया, G3 क्यों लिखा, क्योंकि G3 में परसेंट लिखा गया है और परसेंट से ही हम ये तय करते हैं कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। फिर ग्रेटर दैन क्यों लिखा, क्योंकि हमने कहा अगर G3 के अंदर ग्रेटर दैन इक्वल यानी 33% से बड़ा हो या बराबर हो तो आप इसको पास कर देना, अदरवाइज इसको फेल कर देना। तो इस प्रकार से हम जब लिखेंगे तो हमारा आंसर में पास आ जाएगा। अगर ये परसेंट कम होता है तो ये फेल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ 14 नंबर देते हैं, हर जगह ऐसे कर देते हैं। तो देखो परसेंट 14 ही रह गया है ना, और ये फेल हो गया है, बच्चा यहाँ पे क्या हुआ है, फेल हो गया है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली ये पास फेल हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा,
नेक्स्ट दिया है काउंट फंक्शन। काउंट क्या करेगा? काउंट फंक्शन नंबर को काउंट करता है। काउंट फंक्शन हमेशा नंबर को काउंट करता है। जैसे अगर हम इसको काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा इक्वल COUNT, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं इसको काउंट कर देगा, 4 हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू यहाँ पे दिखा दी, तो ये नंबर को हमेशा काउंट करेगा। अगर इसमें देखो यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा, हम यहाँ V लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे इसने 3 बताया क्योंकि इसने B को काउंट नहीं किया, जबकि B इसके क्राइटेरिया में शामिल है, लेकिन उसने काउंट में बताया नहीं क्योंकि अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता है। ठीक है, केवल नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो अगला है वो क्या है? अगला है काउंटा। ये क्या करेगा? नंबर को भी काउंट करता है। जो काउंटा फंक्शन होता है वो नंबर को भी काउंट कर लेता है। जैसे काउंटा के लिए हम क्या बता सकते हैं, चलो इसी में बता देते हैं। इसी में देखो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे काउंट है, अभी देखो इसमें 20 शामिल है, बट ये कह रहा 3 है, लेकिन काउंटा को हम यहाँ कर देंगे तो ये 4 बताएगा। हमने ए यहाँ पे बढ़ा दिया, एंटर प्रेस किया, तो अब क्या करेगा? ये 4 वैल्यू दे रहा है क्योंकि अब इसने इसको भी, अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लिया है। तो काउंटा जो होता है वो अल्फ़ाबेट को भी काउंट करता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है? काउंट इफ़ दिया गया है, तो एक कंडीशन के साथ हमें अगर काउंट करना है तो हम काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं। कंडीशन कैसी? जैसे मान लिया आपने यहाँ पे कुछ लोगों के अटेंडेंस लगाए, जैसे मोहन का प्रेजेंट लगाया, प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक सूत्र दिया है, काउंट इफ़ V9 यानी इस वैल्यू से लेकर के और E9 इस यहाँ तक, और हम लिखा कॉमा के साथ डबल कोट्स में P। हमने कहा अगर भाई ये प्रेजेंट होता है तो आप मुझे बताओ कितनी प्रेजेंट हैं, तो उसने कहा 4 प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, दोबारा से लगा के आपको दिखाते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? इक्वल लिखना है, और यहाँ पे लिखना है काउंट, और लिखना है इफ़। काउंट इफ लिखेंगे, हम काउंट करेंगे, इफ़ माने कंडीशन, यदि हम काउंट जब ही करेंगे जब इस पूरी रेंज के अंदर, हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, इस पूरी रेंज के अंदर क्या हो, इस पूरी रेंज के अंदर आपको अगर P मिले तो आप क्या करो? उसको काउंट कर देना, P के अलावा कुछ भी मिले तो काउंट मत करना। देखो इसने कहा P इसमें 3 है, इस रेंज में P कितनी है? 3 है। हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया, मुझे लगता है P 4 है, बट यहाँ 3 बता रहा है, तो यहाँ पे E9 नहीं लिखा गया होगा, है ना, D9 तक है, तो इसको E9 कर देते हैं। अब देखो P 4 बता रहा है। अब हम अगर यहाँ पे अब्सेंट डाल देते हैं बीच में, तो कह रहा है P यहाँ पर 3, प्रेजेंट 3 है, अब्सेंट को इसने काउंट नहीं किया, अब्सेंट यहाँ पे काउंट करवा लेंगे। तो सेम फार्मूला, काउंट इफ़, ब्रैकेट को लगाया, और फिर से हमें यहाँ पे पूरी वैल्यू सेलेक्ट करके देनी है यहाँ से यहाँ तक। अब कॉमा के साथ हम अब्सेंट के लिए A लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी देखो अब्सेंट हमारा 1 आ रहा है, अब्सेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब्सेंट देखो यहाँ पे 1 है, अब्सेंट बढ़ा देते हैं, P को हमने फिर अब्सेंट कर दिया, तो देखो प्रेजेंट 2 हो गया एंड अब्सेंट भी 2 हो गया है। तो इस प्रकार से जो आपका फंक्शन है काउंट इफ वाला काम करता है। काउंट इफ मतलब हम काउंट करेंगे कंडीशन के साथ में। और अगला दिया गया यहाँ पे कॉनकैटेनेट। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप कई बार लिखते हैं ना, फर्स्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद आप लास्ट नेम लिखते हैं, तो फर्स्ट नेम अलग लिखा होता है, लास्ट नेम अलग लिखा होता है, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है अगर, तो हम कॉनकैटेनेट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा सोहन, ठीक है, और ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया कुमार। अब हम एक ही सेल में चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, ये हमारा लास्ट नेम हो गया, अब यहाँ पे हमारा फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा लास्ट नेम हो गया, ये हमारा फुल नेम। यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो इक्वल लिखेंगे, कॉनकैटेनेट आपको यहाँ लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अब इस पर क्लिक कर देंगे या इस सेल का एड्रेस डाल देंगे, कॉमा लगा देंगे और कुमार पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये सोहन कुमार आपस में कंबाइन हो गया है। बट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, सोहन कुमार में आपस में कंबाइन हुआ है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर स्पेस देना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? स्पेस देने के लिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर आपको डबल कोट्स में, ठीक है, स्पेस कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमने डबल कोट्स में स्पेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करके यहाँ पे जैसे देखेंगे तो सोहन कुमार आपको नज़र आएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला काम करता है। ठीक है, कॉनकैटेनेट का मतलब होता है कि आप दो अलग अलग मीन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो आपने लिखा है उसको यहाँ पर कंबाइन करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। ठीक है,
इसके बाद दिया है टुडे का, तो टुडे से क्या करेंगे आप, जैसे ही टुडे लगाएंगे या फिर नाउ का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लिब्रियोफिस कैल्क में आ जाइएगा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टुडे लगाते हैं, इक्वल लिखते हैं, टुडे का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप टुडे का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डेट बताएगा कि आज का डेट क्या है, तो यहाँ पे डेट बता रहा है। बट अगर आप नाउ का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, डेट बताएगा, नाउ में क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे नाउ में आपका डेट एंड टाइम बताएगा, तो नाउ डेट एंड टाइम दोनों बताएगा, टुडे से केवल आपका डेट बताएगा। और अगर हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा, उसकी लेंथ कितनी। जैसे मैंने यहाँ पर अगर हमें लेंथ समझनी है, मैंने यहाँ लिखा इक्वल लेन, ब्रैकेट स्टार्ट किया और कुमार को सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो ये कह रहा है कुमार में कितने लेटर हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही हम यहाँ पे अगर कुमार के स्थान पर हम यहाँ रवि कुमार को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे बताएगा 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ ध्यान रखना स्पेस को भी ये काउंट करता है, लेंथ जो होती है वो स्पेस को भी काउंट करता है। तो कुल यहाँ पे हमें 10 जो है वो यहाँ पे लेंथ इसकी 10 बताई जा रही है। तो हमेशा याद रखना है, इसमें क्या करेगा ये, हमेशा आपका जो स्पेस दिया होगा उसको भी काउंट कर लेगा। अगर रवि कुमार में एक और स्पेस हम कर देते हैं, ठीक है, एक और स्पेस हम रवि कुमार में कर देते हैं तो यहाँ पे 11 ऑटोमेटिक बता देगा, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आपने नाउ का भी सीख लिया है और 70 ये जो आपका लेंथ का था वो भी आपने सीख लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, उसको भी बता देते हैं, कई बार एग्जाम में वो भी आ जाता है बट ज़्यादा आता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक होता है लेफ्ट फंक्शन, क्या होता है, लेफ्ट फंक्शन, और एक होता है राइट फंक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या करता है, अगर आपने, जैसे हम यहाँ आ जाते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, और जब कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लेफ्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा इक्वल LEFT लेफ्ट, अब डबल कोट्स में हम यहाँ लिखते हैं रवि, ठीक है, और कॉमा देते हैं यहाँ पे 2, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो रवि में लेफ्ट साइड से ये 2 स्ट्रिंग को काउंट करेगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, 2 को काउंट करेगा और हमें आंसर देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा, अब हम यहाँ पे कामा ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसने केवल क्या किया, रवि में हमें केवल R बताया है, ठीक है, R बताया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, रवि लिखना है कॉमा, अब यहाँ 2 लिखना है और ब्रैकेट को बंद करना है। तो यहाँ पे इसने रवि में बता दिया है कि भाई रवि के जो 2 स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड के वो R और A हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग हमें देखना है हम 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, RAV आ गया है। या कहीं पे टाइप है, जैसे यहाँ कुमार टाइप है, हम इसमें लास्ट के 2 लेटर चाहते हैं। अब लेफ्ट के चाहते हैं तो इक्वल आपको लेफ्ट लिखना पड़ेगा, और राइट के चाहते हैं तो आपको राइट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर अब RIGHT हमें लिखना है, और यहाँ पे अब क्या करना है, इसको बस सेलेक्ट कर देना है, और कॉमा के साथ कितने आपको लेटर चाहिए, तो हमें 2 चाहिए या 3 चाहिए, जो आप चाहिए वो डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो MAR आ गया है। अब इसने राइट साइड से 3 डिजिट को उठा लिया, MAR। तो लेफ्ट राइट क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन हमेशा जो स्ट्रिंग आपने सेलेक्ट की है वो लेफ्ट से काउंट करेगा उतने डिजिट जितने आपने बताए हैं, और राइट किया है तो राइट से काउंट कर लेगा। जैसे अभी यहाँ पे राइट से बता रहा है 3 डिजिट MAR, है ना। अगर हम यहाँ लेफ्ट कर देते हैं तो अब लेफ्ट से बताएगा, यहाँ पे देखो KUM बताने लगा है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी फार्मूले समझ आ चुके होंगे, और इसका PDF भी आ जाएगा, तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, बहुत आसानी के साथ उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।